हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है किडनी फंक्शन टेस्ट पे। किडनी फंक्शन टेस्ट एक लॉन्ग आंसर का चैप्टर है और प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएफटी और केएफटी दो ऐसे टेस्ट हैं जो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है और जब आप लैब चलाएंगे तो आप दिन में कई बार इन टेस्टों को लगाते हुए पड़ेंगे। और हर टेस्ट लीवर फंक्शन में तो क्या है कि अगर यूनिट्स ऊपर नीचे हैं तो चल जाएगा, लेकिन किडनी का मतलब ये है कि सीधे रीनल फंक्शन में दिक्कत है। और पेशेंट की किडनीज कई बार ऐसा भी होता है कि उसको पता नहीं चलती और डायबिटीज मेलाइटस की वजह से वो डैमेज होती चली जाती है, तो वो केएफटी से ही आपको पकड़ करनी होती है। तो आइए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को और लंबे चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन। किडनी का मेन फंक्शन होता है वाटर सोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट करना। देखिए, किडनी छन्नी होती है, छन्नी का जैसे काम होता है छान के वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, वही काम किडनी करती है। और इसके फंक्शन हम तीन तरीके से देखते हैं: फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। किडनी फंक्शन केएफटी से ये पता चलता है कि किडनी एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं, या उन पे किसी प्रकार का लोड तो नहीं आ रहा है। अच्छा, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन दो पार्ट्स में होते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, पहले को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये पार्ट केवल फिल्ट्रेशन का काम करता है। और दूसरा ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जो यू तरह की ट्यूब होती है, तो ये रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करता है। फिजियोलॉजी में अगर आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा है तो फिर आपको इसको समझने में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब उसी का पार्ट है। ग्लोमेरुलस साइज पार्टिकल्स 8 nm नैनोमीटर से छोटे को और नॉन नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है, यानी कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल उसमें जाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। और ट्यूब्यूल्स यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट का आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है वाटर को बचाना, तो हमारी जो ये रीनल यूनिट्स होती है यही काम करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। देखिए, ये टोटल 13 पैरामीटर हैं थ्योरेटिकली हर चीज़ परफेक्टली ही दी जाती है। प्रैक्टिकली इतने पैरामीटर्स नहीं लगते, ना ही इनको लगाना पॉसिबल, ना ही स्टूडेंट को याद रहेंगे। तो 13 में से 8-9 तो आपको आने चाहिए और वो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा सबसे। तो इनके एक बार देख लेते हैं, यहीं से नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो पेशेंट का सैंपल आएगा उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे यूरिन का, कि उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही, क्वांटिटी कम या ज़्यादा वो वॉल्यूम हम नापेंगे, और एसजी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मशीन से नापा जाता है। तो ये चारों पैरामीटर बेसिक होते हैं। और मैं प्रैक्टिकली बताऊँ आपको, जो भी अगर किसी का केएफटी बिगड़ा हुआ है तो उसकी यूरिन से ही ऑर्डर आनी चालू हो जाती है, यानी कि ये जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद हम माइक्रोस्कोपी करते हैं यूरिन की, जिसमें हमें ये देखने होते हैं कि यूरिन सैंपल में पस सेल्स तो नहीं है, आरबीसी की क्या पोजीशन है, कास्ट और कोई किसी तरह का क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं है, ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है और याद भी आपको होना चाहिए। सीरम यूरिया, यूरिया का जैसे हमने देखा था कि प्रोटीन ब्रेकडाउन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिया, और ग्लोमेरुलस डिसफंक्शन होने पर यूरिया लेवल बढ़ जाता है 50% से कम जीएफआर होने पर। जो यूरिया की नॉर्मल रेंज है वो 20 से 45 mg पर डीएल होती है। और ये मैंने आपको याद कराया था कि जितने भी आप ब्लड के नॉर्मल रेंजेस पढ़ेंगे उसमें लास्ट में आपको mg पर डीएल लिखना ही लिखना है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। कई बार हाई प्रोटीन डाइट जब हम लेते हैं, हाइपर मेटाबॉलिज्म भी जब हमारा होता है, यानी बॉडी में ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे भी यूरिया बढ़ा हुआ आ जा सकता है। तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं मानी जाएगी, वो अगर पेशेंट की हिस्ट्री और एक्सेप्शन है तो हम उसको नॉर्मल ही देंगे। अच्छा, अगर यूरिया बहुत लो हो रहा है तो ये सिग्निफाई करता है लिवर डैमेज है, यानी कुछ ना कुछ लिवर के एंड पे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और इसको मेजर करते हैं यूवी काइनेटिक या बर्थॉट्स कैलोरीमेट्रिक मेथड में। देखिए, ये जो मेथड है इसके नाम याद होना चाहिए। ये जो मशीन आजकल आ रही है इसमें ये इजीली लग जाते हैं सारे पैरामीटर्स। अब नेक्स्ट अपना पैरामीटर देख लेते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, जो हमने पहले भी पढ़ा था। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सीरम यूरिया इंटू 0.47। और अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है तो एजोटोमिया नाम का आपको डिसऑर्डर हो रहा है। फिर आ गए कैल्शियम और फॉस्फोरस। हालांकि लगता है कि भाई कैल्शियम और फॉस्फोरस किडनी में क्या काम है, लेकिन ये भी
इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं और ये इनकी हमने सिर्फ रेंजेस देखनी होती है कि क्या ये अपनी नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। वो कैल्शियम फॉस्फोरस कम उसमें लगाया जाता है। जनरली हम जो कम पैरामीटर 4 या 5 पैरामीटर की केएफटी करते हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस नहीं लगाते। तो कैल्शियम की नॉर्मल रेंज होती है 8.5 से 10.2 mg/dl और ये दिखाता है कि मसल्स, नर्व्स, बोन क्लॉटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉस्फोरस जो होता है वो किडनी उसको मेनली रेगुलेट करती है फॉस्फोरस को। तो अगर एक्सेस बना रही है फॉस्फोरस तो इसका मतलब किडनी फिल्ट्रेशन उसका सही नहीं कर पा रही है। अब आ गया प्रोटीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीनूरिया। भाई देखिए, यूरिन में प्रोटीन निकलने की कोई वो नहीं होती, मतलब इन नॉर्मल कंडीशंस यूरिन में कोई यूरिया नहीं आएगा, तो कोई प्रोटीन नहीं आता। तो अगर प्रोटीनूरिया हो रहा है यानी कि हमारी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, तो ये दिखा रहा है कि रीनल डैमेज हो गया है। और इसके भी कई सारे पैरामीटर्स हैं। अगर 3 से 4 ग्राम पर डे आ रहा है तो इसका मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। 1 से 2 ग्राम आ रहा है तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो गया है। और अगर लेस देन 1 है तो ट्यूबुलर डिजीज है, यानी ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है। फिर आगे हमारा सीरम क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी से जो क्रिएटिनाइन निकलना है वो फिक्स्ड है, क्योंकि हमारा मसल मास फिक्स्ड होता है, ये उसी की रेशो में निकलता है। तो अगर हमारी वैल्यूज क्रिएटिनाइन की चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि किडनी में कोई ना कोई इशू आ रहा है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.6 से 1.5 mg/dl आती है। क्रिएटिनाइन एक बेटर मार्कर है यूरिया से रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए, लेकिन क्रिएटिनाइन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो जिम जाते हैं, क्रिएटिन एज ए फूड सप्लीमेंट लेते हैं, मतलब जिनकी बॉडी में मसल टिश्यू ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, तो उनका क्रिएटिनाइन ऑटोमेटिकली बढ़ाता है, या हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो लेकिन तो हम उसको नॉर्मली समझेंगे, उसको डिजीज में नहीं लेंगे। इसका मेजरमेंट होता है जाफ्स मेथड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आ गया यूरिया क्लियरेंस। यूरिया क्लियरेंस जैसे कि नाम समझा रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ यूरिया हमारे यूरिन में से निकल रहा है, एक लाइन में खत्म, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम विच यूरिया इज क्लियर्ड पर मिनट। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें mg/dl नहीं आएगा, इसमें ml/minute आएगा, यानी 1 मिनट में कितना यूरिया हमारी बॉडी क्लियर कर रही है। जो हमारा स्टैंडर्ड क्लियरेंस होता है वो होता है 54 ml/minute। मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्दी उस सब्सटेंस में ये 75 ml/minute होगा, और अगर लेस देन 60% है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। फिर आगे हमारा क्रिएटिनाइन क्लियरेंस। क्रिएटिनाइन क्लियरेंस भी यूरिया क्लियरेंस की तरह ही है, इसमें भी यही है कि भाई कितनी फिल्ट्रेशन क्रिएटिनाइन की हमारी बॉडी ने करी। और इसको हम नापने का तरीका ये होता है कि हम इसमें 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते हैं, उसके साथ ब्लड सैंपल लेते हैं। तो नॉर्मल मेल्स में इसकी जो रेंज होती है वो 100 to 120 ml/minute होती है, और फीमेल्स में 95 to 105 ml/minute होती है। फिर आगे हमारा इनोलिन क्लियरेंस। इनोलिन क्लियरेंस एक बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड पैरामीटर है, क्योंकि ये बाकी सबके अलग से चलता है। अगर इनोलिन क्लियरेंस केवल आप लगाएंगे तो उससे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किडनी फंक्शन कैसा है। इनोलिन एक नॉन टॉक्सिक फिल्टर्ड होता है, और ये सब्सटेंस ना तो सिक्रेट होता है ना रीअब्सॉर्ब होता है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है जीएफआर निकालने में। इसका जो नॉर्मल क्लियरेंस होता है वो 120 से 130 ml/minute होता है। इसमें हम जो करते हैं कि इन्फ्यूजन एक लगाते हैं, उसके बाद टाइम्ड यूरिन और ब्लड सैंपल्स इसमें लेते हैं। फिर आगे कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन टेस्ट। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे नाम बता रहे हैं। कंसंट्रेशन टेस्ट लगाने के लिए हम ओवरनाइट फास्ट कराएंगे, कुछ नहीं देंगे उसमें पेशेंट को, ना उसको खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। तो उसके बाद उसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब उसका हम नॉर्मल मानेंगे। और डाइल्यूशन टेस्ट में हम क्या कराएंगे, उसको 1200 ml पानी पिलाएंगे और फिर उसको यूरिन कराएंगे। तो जितने उसके बार बार हम यूरिन कराएंगे उसमें से एक सैंपल में स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.003 होनी चाहिए, हम उसको नॉर्मल मान लेंगे। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे हैं तो हम उसको ट्यूबुलर डिसफंक्शन में करेंगे। फिर आगे हमारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, और ये इनकी जो रेगुलेशन होती है वो किडनीज ही करती है। तो सोडियम की जो नॉर्मल मात्रा है वो 135 to 145 मोल्स पर लीटर होनी चाहिए, पोटेशियम की 3.5 to 5 होनी चाहिए, और क्लोराइड की 95 to 105 हो लेना चाहिए। देखिए बेसिक मैं आपको बताता हूँ उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है।
हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आता है, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो किडनी रेगुलेट करती है। तो अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगा तो जो इनकी रेगुलेशन है, हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यू चल रहा है उसको फिर वो मैनेज नहीं कर पाएगी। तो हम इनके पैरामीटर्स को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना रीनल फंक्शन है। और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये डेटास हैं, ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आता है कि भाई KFT के 6-7 पैरामीटर्स बताइए, 5 पैरामीटर्स बताइए, तो वो आपको पता होना चाहिए। और ईजी है, यूरिया हो गया, यूरिया क्लियरेंस हो गया, मतलब 3 तो यूरिया के लिए लिख सकते हो आप, यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और यूरिया क्लियरेंस। फिर ऐसे ही आप क्रिएटिनाइन के बना दो। तो इसी तरीके से मेजरली हमने ये चैप्टर कवर कर लिया, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप मत करिए।